नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आज है। आज वाराणसी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तमिलनाडु के राज्यपाल भी आएंगे वाराणसी। तो काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए वो वाराणसी पहुंचेंगे। तो ये काशी तमिल समागम को लेकर आज समापन समारोह है, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचेंगे आज इस पूरे कार्यक्रम के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो तमिलनाडु के राज्यपाल भी आएंगे वाराणसी। तो काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में सभी शामिल होंगे। तो करीब 4 बजे का वक्त तो है जब ये कार्यक्रम का समापन होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह। और ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आज देखिए काशी तमिल संगमम की समापन समारोह है और इसे देखते हुए देखिए गृह मंत्री आ रहे हैं और इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या तैयारियां? देखिए, इस कार्यक्रम की बात करें तो जैसा कि सबको मालूम है, ये उत्तर और दक्षिण दो दिशाओं के समन्वय का एक प्रयास है। दोनों के संस्कृति, कला और व्यापार से जुड़ी हुई मामले हैं। 1 महीने के बाद आज समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री महोदय ने खुद इसका शुभारंभ किया था और समापन पे गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे बनारस में मौजूद हैं। यदि हम तैयारियों की बात करें तो समझा जा सकता है कि शहर पूरी तरीके से न केवल सजाया गया है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी कई इंतजाम किए गए हैं। सड़कों का जो डाइवर्जन होता है, उसके साथ साथ सड़कों की साफ सफाई, और यही नहीं, उससे भी बड़ी बात यदि देखी जाए तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, जिन सड़कों पे आवाजाही ज्यादा रहती है, उनको डाइवर्ट करके दूसरी ओर ले जाया जा रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा वजह है कि जब जो ये नेता और ये अधिकारी मौके पे पहुंचे या फिर कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए निकले, तो उन्हें किसी ढंग की कोई परेशानी का सामना न करने पड़े। सबसे जो बड़ी बात होगी, सबसे जो खास बात होगी, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं का ये समन्वय है। एक प्रयास था कि वहां की कला और संस्कृति को मेल जोल बढ़ाई जाए। व्यापारिक गतिविधियां जो बहुत पहले से चली आ रही थी, जिसमें कुछ देरों के लिए रुकावट आई थी, उन्हें फिर से चालू किया जाए। और यही नहीं, वहां की जो संस्कृति है, खास करके धार्मिक संस्कृति है, उन संस्कृतियों को एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास किया जाए। इन सबों का समन्वय है। यदि बात करें हम आज के उपस्थित होने वाले नेताओं के, तो लगभग आधा दर्जन नेता है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों में शिक्षा के साथ साथ पर्यटन और मंत्री के शामिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे जो बड़ी बात होगी वो ये कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राज्यपाल तमिलनाडु के साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के जो संगठन मंत्री हैं, इनकी भी यहाँ पे शिरकत होगी। जी, इसके साथ ही साथ संतोष, देखिए गृह मंत्री पहुंच रहे हैं वाराणसी, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं वाराणसी। इसके अलावा भी कोई अन्य कार्यक्रम है? क्योंकि देखिए जब भी सीएम या कोई बड़ा चेहरा वाराणसी पहुंचता है तो जरूर काशी विश्वनाथ मंदिर जाता है, दर्शन पूजन करता है। क्या ऐसी तस्वीरें भी सामने आने वाली है आज? देखिए, यदि कार्यक्रमों की बात करें तो निश्चित तौर पे 4:30 बजे का समय होगा, जब एयरपोर्ट बनारस पे मुख्यमंत्री पहले से मौजूद रहेंगे। वहां पे अगवानी करेंगे अमित शाह का। वहां से ये बाई
प्लेन या ये कहा जाए कि चौपड़ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और वहां पे सीधा कार्यक्रम स्थल में शिरकत करेंगे। यहाँ पे संबोधन का कार्यक्रम होगा। ये वहां पे मौजूद लोगों को, खास करके उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय से मौजूद लोगों को संबोधन करेंगे और इस संबोधन के बाद हालांकि जो लिस्ट है, जो सरकारी प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ दर्शन का तो नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर अमित शाह जा सकते हैं, दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर यदि मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हर बार काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल जाते हैं बल्कि वहां के व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते हैं। तो 30 मिनट बाद यानी 7:30 बजे के लगभग अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं दूसरी ओर 7:30 बजे के 8:30 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ होंगे। ये जो आधे घंटे की जो मार्जिन है, इस मार्जिन में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये न केवल अधिकारियों से बात करेंगे बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर शीश भी नवाएंगे। जी ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी आज आपको बता देते हैं। यूपी पीएससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम। सुबह 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति प्रदान करेंगे सीएम। चयनित 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो करीब 11 बजे का ये कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद जो वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का समापन समारोह है, उसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन उससे पहले 11 बजे लोक भवन में ये कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम जिसमें सम्मिलित होंगे। तो यूपी पीएससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 431 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। तो करीब 1 बजे लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आएंगे प्रदेश के मुखिया। 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये पूरा कार्यक्रम। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ के महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं? इसके साथ ही यूपी पीएससी के छात्रों को, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? क्या तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार रोजगार देने को लेकर तत्पर है और 2017 से पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी तो चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह रोजगार के नए साधन खोले जाएंगे। निश्चित तौर पे उसी क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 431 जो है अभ्यर्थी हैं जो कृषि विभाग से संबंधित जो नियुक्तियां निकली थी उनके लिए एग्जाम हुआ था और अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो सफल अभ्यर्थी है उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज जो चयन पत्र है यानी कि नियुक्ति पत्र है उसको प्रदान किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम 11 बजे लोक भवन में होगा। मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ कृषि विभाग से जुड़े आला अधिकारी मौजूद है। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस सेक्टर में काम कर रही है और पिछले अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में तो 4 राउंड्स में उसने लगभग 6,809 जो अभ्यर्थी थे उनको शासकीय सेवा से जोड़ा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि शासन में अधिकारियों कर्मचारियों की कमी के चलते तमाम जो महत्वपूर्ण फाइलें होती थी वो लटकी रहती थी, लंबे समय तक उनका निस्तारण नहीं हो पाता था, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती थी। और कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज को समझा, क्योंकि निचले स्तर पर तो काम होता था लेकिन जब वो फाइलें लखनऊ पहुंचती थी, यहाँ पर बेहतर काम ना होने की वजह से, यहाँ पे कर्मचारी ना होने की वजह से उन फाइलों में देरी होती थी, जिसके चलते लोग लगातार अपनी शिकायतें भी करते थे लेकिन सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि वहां सुनवाई करने वाले लोग नहीं थे। तो ऐसे में जो सरकार ने शासन जुड़े जो शासकीय कार्यों के लिए लगातार भर्तियां की जा रही हैं और आने वाले दिनों में अभी लमसम 1300 नियुक्ति पत्र और भी वितरित होंगे। निश्चित तौर पर यह बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी है और उन चयनित अभ्यर्थियों के लिए नहीं जो लंबे समय से इंतजार के बाद आखिरकार उनको आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। जी, इसके साथ ही साथ अश्विनी, और क्या कुछ महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ के दिन भर कार्यक्रम होने वाले हैं?
बिल्कुल बात करें तो मुख्यमंत्री का आज का वाराणसी दौरा भी है, जहां पर वो तमिल जो काशी समागम है उसमें शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर ये समागम जो है इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और आज उसका समापन समारोह है, जिसमें केंद्र के जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल करेंगे, तमिलनाडु की राज्यपाल इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री आज वहां मौजूद रहेंगे। ये जो समागम है कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान एक दूसरे को है और काफी दिन तक ये कार्यक्रम चला। सैकड़ों हजारों की संख्या में तमिलनाडु से लोग जो काशी पहुंचे थे, वहां का मंदिर के दर्शन किए, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और साथ ही साथ सबसे पुराने शहर जो है विश्व का उसके दर्शन किए, उसकी आध्यात्म को समझा, उसकी संस्कृति को समझा। निश्चित तौर पर साथ ही साथ अपनी जो तमिलनाडु की संस्कृति है उसको समझाने का भी प्रयास किया। ये एक बड़ा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से था निश्चित तौर पर, क्योंकि अक्सर होता है कि प्रदेश में संस्कृतियां बहुत होती है लेकिन उनका बखान व्याख्यान उस तरीके से नहीं होता कि लोग उनको समझ पाए। और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है वैसे भी ये धरा जो है भगवान की धरा है और यहाँ पर हर जगह पर कुछ ना कुछ नया है। हर जिले में जाइए कुछ ना कुछ होगा, वहाँ की संस्कृति अलग होगी, वहाँ के विचार अलग होगी, वहाँ की धरोहरें अलग होगी। तो ऐसे में उन धरोहरों को कहीं ना कहीं सजोना, उनको बढ़ावा देना उत्तर प्रदेश सरकार का कर्तव्य और वो उत्तर प्रदेश सरकार वो निभा रही है। निश्चित तौर पर पर्यटन को लेकर के भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है और देखा जा रहा है कि जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनको ही पर्यटन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। आज चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें, अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें, गोरखपुर की बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें, ये तमाम हमारे आध्यात्मिक से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। चित्रकूट करके देखो किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया और आज की डेट में वो पर्यटन के नए साधन खोले, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट को पता है बखूबी किसी भी प्रदेश की अगर इकोनॉमी मजबूत करनी तो उसमें कहीं ना कहीं पर्यटन का बड़ा हाथ होता है। तमाम ऐसे देश हैं जो पर्यटकों के सहारे ही उनकी इकोनॉमी चलती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाद भी अवसर है तो उसको क्यों ना बनाया जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत है और कहीं ना कहीं उसी के चलते आज जो तमिलनाडु काशी समागम हुआ था उसको देखा जाना चाहिए और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस तरह के और समागम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है। यूपी भ्रमण पर आए कर्नाटक के दल ने ये शिष्टाचार भेंट की। कर्नाटक और यूपी के बीच समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा। साथ ही पीएम मोदी से पहले कोई पीएम नहीं जाना चाहता था अयोध्या। तो इस बीच बड़ी खबर आपको दे दे, 12 अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों का तबादला हुआ है। डॉक्टर रंजना बछराया चिकित्सालय अमरोहा के सीएमएस बनी हैं। तो वहीं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार संयुक्त चिकित्सालय अतरौलिया के सीएमएस बने हैं। डॉक्टर तन्मय कक्कड़ संयुक्त चिकित्सा डिबाई के बनाए गए हैं सीएमएस। डॉक्टर शैली सिंह सीएमएस जिला महिला चिकित्सालय हाथरस की बनी है। डॉक्टर पवन कुमार सीएमएस बनाए गए हैं। डॉक्टर भुवनेन्द्र सागर सीएमएस एमसीएच। तो कृष्णा कुमार जौनपुर के सीएमएस बनाए गए हैं। तो अर्जुन प्रसाद सीएमएस जिला चिकित्सालय महाराजगंज बने हैं। आनंद मोहन वर्मा सीएमएस यूएचएम चिकित्सालय कानपुर बनाए गए हैं। तो ये तबादले हुए हैं। तो यूपी में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों के तबादले किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, स्वास्थ्य विभाग में बड़े तबादले हुए हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य महकमे में कल 12 जो है अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के तबादले किए गए, जिसमें तमाम को नई नियुक्ति की गई है, साथ ही साथ नई जिम्मेदारी दी गई। बात करें अगर तो रंजना बछवारा हैं, इनको अमरोहा से जिला भेजा गया है, वहां पर सीएमएस तैनात होंगे। सुरेंद्र कुमार संयुक्त सचिव संयुक्त चिकित्सालय अतरौली है। साथ ही साथ तन्मय कक्कड़ को संयुक्त चिकित्सालय डिबाई बनाया गया है। इसके अलावा बात करें डॉक्टर शैली सिंह को सीएमएस जिला महिला चिकित्सालय हाथरस बनाया गया। डॉक्टर भुवनेन्द्र
सागर सीएमएस HCN सोनभद्र बनाए गए। इसके अलावा बात करें डॉक्टर कृष्ण कुमार राय सीएमएस जिला चिकित्सालय जौनपुर बनाए गए। इस तमाम ये 12 डॉक्टर्स थे जिनको इधर से उधर किया गया। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने देखा गया था, जब तभी हाल ही में तबादला नीति चल रही थी तो उस दौरान देखा गया था कि बड़े पैमाने पर जो डॉक्टर्स थे स्वास्थ्य विभाग में तबादले किए गए, उसमें हेरा फेरी हुई थी उसमें कहीं ना। जिसके बाद देखा गया किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं यानी कि ब्रजेश पाठक और जो प्रमुख सचिव थे दोनों आमने सामने आ गए थे। कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बन गई थी क्योंकि जो तबादले किए गए थे बिना स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी के किए गए, तो ऐसे में तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, उसकी जांच भी हुई थी, तमाम कार्रवाइयां भी हुई थी। निश्चित तौर पर आज जो तबादले हुए हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के अनुशंसा के बाद हुए, तो ऐसे में इसमें भ्रष्टाचार और इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। निश्चित तौर पर इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि कोई भी तबादला अगर तबादला नीति की जो समय होता है उसके बाद होगा तो वो मुख्य कार्यालय और मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद ही होगा। निश्चित तौर पर क्योंकि अक्सर देखा था है अधिकारी होते हैं या फिर मंत्री होते हैं अपने मनमानी तरीके से तबादले करते हैं, जिससे लोगों को, जनता को परेशानी होती है, साथ ही साथ उन कर्मचारियों को परेशानी होती है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो उम्मीद होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने इन चीजों को समाप्त कर रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हुए एक ट्रांसफर नीति बनाई थी। ट्रांसफर नीति के समय तहत उस समय में तबादले केवल अधिकारी को होता था, उसके बाद जो तबादले होंगे उसकी अनुशंसा मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री से लेनी पड़ती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है कर्नाटक के दल ने। तो यूपी भ्रमण पर आए कर्नाटक के दल ने ये शिष्टाचार भेंट की। तो कर्नाटक और यूपी के बीच समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध, ये बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। पीएम मोदी से पहले कोई भी पीएम नहीं जाना चाहता था अयोध्या। तो वहीं सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी का और कर्नाटक के संबंध बेहतर। तो शिष्टाचार ये भेंट जिसकी तस्वीर भी साझा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से। तो यूपी भ्रमण पर यह कर्नाटक का दल आया हुआ था, जिसके बाद ये मुलाकात। वहीं अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। आरोपी अखंड प्रताप सिंह को नहीं मिली है कोर्ट से राहत। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की जमानत। विभूति खंड क्षेत्र में गोलियों से भूनकर की थी हत्या और अखंड प्रताप सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो विभूति खंड क्षेत्र में गोलियों से भूनकर ये हत्या की गई थी और हत्या आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अजीत सिंह की ये हत्या हुई थी, तो इस हत्याकांड का आरोपी अखंड प्रताप सिंह को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की है जमानत। विभूति खंड क्षेत्र में गोलियों से भूनकर अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे गोंडा की, जहां नाले में गिरी गन्ने की लदी ट्रैक्टर ट्रॉली। चालक की नाले के पानी में डूबकर मौत हो गई। पुलिस की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया। परसपुर के हैदरगढ़ चीनी मिल जा रहा था चालक। तो ककरिया नाले में गिरी ट्रैक्टर। परसपुर थाना क्षेत्र के पचईपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। तो गन्ने से लदा ये ट्रक नाले में गिर गया और नाले के पानी में डूबकर चालक की मौत हो गई है। तो वहीं पुलिस चालक के शव को नाले से बाहर निकाला। ककरिया नाले में ये ट्रक गिरा। तो गन्ने से लदा ये पूरा ट्रैक्टर था और अचानक नाले में गिर गया। तो ट्रैक्टर ट्रॉली नाले में गिरने से चालक की नाले के पानी में डूबने से मौत हो गई है। अब बात मेरठ की करेंगे, जहां नाबालिग के दुष्कर्म मामले में सजा। कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा। 10 साल की सजा के साथ 11,000 रुपए का जुर्माना। विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉस्को अधिनियम रामकिशोर पांडे ने सुनाई सजा। 2014 में नाबालिग के साथ हुई थी रेप की घटना। तो परदापुर थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया था।
जिसके बाद अब 10 साल की सजा सुनाई गई है आरोपी को। तो 2014 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और इसके बाद आरोपी को ये 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में और ज्यादा जानकारी के साथ के शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। जी, ये सजा उस समय आई है जिस समय आधी आबादी के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है और पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और पीली पर्चियां एसएसपी ऑफिस के बीच में से मिल जाती हैं। वहीं पर जिस तरीके से अदालत ने इस मामले में कार्रवाई की है और सजा दी है वो बताता है कि अभी एक लोकतंत्र का स्तंभ जिंदा है जो आधी आबादी की बात सुनेगा। वहीं पर इस मामले को लेकर बहुत शुरू में ही दबाने की कोशिश की गई थी और कोशिश की गई थी कि परिवार वाले इस मामले में आगे ना बढ़े, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और हिम्मत करके जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो उसके बाद ये फैसला आया है। ये फैसला उन लोगों के लिए बहुत बड़ी नजीर बनेगा जो लोग आधी आबादी के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं और सोचते हैं कि थाने के चक्कर काट काट कर महिलाएं या परिवार चुपचाप हो जाएंगे, बदनामी के डर से चुपचाप हो जाएंगे। उनके लिए लोकतंत्र के इस स्तंभ ने एक बहुत बड़ी नजीर पेश की है। वहीं पर जब हमने कोशिश करी इन परिवार वालों से बात करने की तो उन्होंने इस मामले में अदालत के निर्णय पर संतुष्टि जाहिर की, लेकिन कहा कि और भी तगड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। जी ठीक है कि शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। नोएडा में मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हो गई। बीच सड़क पर दो गुटों में जमकर ये लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना सेक्टर 58 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नोएडा में मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई है। बीच सड़क पर दो गुटों में जमकर लात घूंसे चले। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना सेक्टर 58 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भाई आगे चलो भाई हम भाई आगे चलो भाई हम और अब खबर गोंडा से है, जहां बिजली पोल को लेकर विवाद मामला सामने आया। दबंगों ने ट्रैक्टर चालक का तोड़ा बिजली का खंभा तोड़ते वीडियो वायरल हुआ है। खंभा टूटने से पूरे गांव की बिजली गुल हो गई है। पिछले 36 घंटे से गांव में अंधेरा छाया हुआ है। ग्रामीणों ने विभाग के जेई को इसकी सूचना दी तो धानेपुर थाना क्षेत्र के पूरे दतई गांव का ये मामला है। बिजली का खंभा तोड़ते हुए वीडियो भी बनाया गया है जो अब वायरल हो रहा है। खंभा टूटने से पूरे गांव की बिजली गुल हो गई है। तो 36 घंटे से अंधेरे में छाया हुआ है ये पूरा गांव। तो ग्रामीणों ने विभाग के जेई को इसकी सूचना दी है। अब खबर जौनपुर से, जहां सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में पैदल गश्त किया। लाइन बाजार प्रभारी निरीक्षक ने निरीक्षण किया। पुलिस बल के साथ पूरे क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। तो सड़कें अतिक्रमण मुक्त रखने की बात की गई। थाना लाइन बाजार का ये पूरा मामला है। तो जौनपुर में सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में गश्त करते हुए नजर आए।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अमेठी से सुल्तानपुर पहुंची है। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने यात्रा को सुल्तानपुर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज व्यापारी चोर हो गया। अभी तक व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा वोटर था, सपोर्टर था। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा था गब्बर सिंह टैक्स, आज वो साबित हो रहा है। गब्बर आ रहा है और व्यापारी भाग रहा है। दुकानें बंद है, प्रतिष्ठान बंद है, छापे मारे जा रहे हैं। अजय राय ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं और युवा भी जुड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में व्यापारियों को विश्वास दिलाया जा रहा है। कांग्रेस व्यापारियों के साथ है और व्यापारियों के हित में कांग्रेस कार्य करेगी। तो जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स है और इसी को लेकर कांग्रेस गब्बर सिंह टैक्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आया। तो जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अमेठी से सुल्तानपुर के लिए पहुंची है और हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया गया, तो वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए भी नजर आए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सुल्तानपुर पहुंची तो अजय राय ने जीएसटी को लेकर ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गब्बर सिंह टैक्स की वजह से आज व्यापारी दुकान को बंद किया हुआ है, प्रतिष्ठान बंद है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो वहीं व्यापारियों का ये विश्वास दिलाते हुए कांग्रेस ने ये बातें कही। अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में बंद स्कूटर इंडिया कंपनी परिसर स्थित जंगल में आग लगी और 1 किलोमीटर दायरे तक आग फैली। सूचना पर दमकल कर्मियों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची तो घना जंगल होने के चलते आग तेजी से फैल गई। फिलहाल आग कैसे लगी, वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।